फिर दोबारा डिलीट होगा सारा कुछ। हमारे पास इस तरह से था, ग्राफ था और उसके ऊपर कुछ एक्स एक्सिस थे, ये एक्स था और ये वाई था, और हमने यहाँ पे एक ग्राफ इस तरह से बनाया। हमने एक्स इज इक्वल टू 2, फॉर एग्जाम्पल ये 2 है, तो हमने ये निकालना था। और इस पूरे ग्राफ को जो है हम क्या कहते थे, पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर करना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 2 ये लाइन है कुछ, तो हमारा कुछ इस तरह से प्रोबेबिलिटी फंक्शन इस तरह से लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास होगा, ठीक है। अब जब हमने कह दिया कि x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है बाकी सारा x जो है वो इररेलेवेंट हो गया, और हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ही इंटरेस्टेड है, इस लाइन के अंदर ही इंटरेस्टेड है कि इसके ऊपर कितने पॉइंट्स। इसी तरह हर हर पॉइंट का, हर पॉइंट की एक रेंज का जो भी है, 0 1 2 3, एक्चुअली 1 इज इक्वल टू 1 एंड 2 के दरमियान जितनी ही वैल्यूज हैं, हर एक की जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो मेरा एक नया ग्राफ बन जाएगा, जिसमें अब जो है वो x जो है वो मैटर नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ y ही रह जाता है, कि ये y की वैल्यू जब x इज इक्वल टू 2 कह दिया, तो अब x की बहुत सारी वैल्यूज नहीं है, बल्कि y नीचे आ जाएगा, और मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। एक्चुअली मैंने उस ग्राफ को टेढ़ा कर दिया। एक्चुअली जब मेरे पास x नहीं रहा, क्योंकि x डज नॉट मैटर, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 कह दिया, बाकी x अब इररेलेवेंट हो गए हैं, तो मेरे पास सिर्फ ये चीज बनती है, ये वाली चीज। और इसका जब मैं पीडीएफ ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसको मैंने जरा रोटेट करके बना दिया। अब मेरे पास निचली वाली लाइन पे ये जो लाइन है, ये y की लाइन थी, वो नीचे मैंने y कर दिया, ठीक है। ये मेरी प्रोबेबिलिटी है सारी, ठीक है, कि y की वैल्यू कहां पे है, मेरी y की वैल्यू मैक्सिमम यहां पे होंगी। अब ये मेरी एक नई यूनिवर्स ड्रॉ हो गई है। इसको मैं उसी तरीके से रीनॉर्मलाइज करता हूँ जिस तरह से पहले नॉर्मलाइजेशन करते रहे हम, कि अब ये पूरी अगर यूनिवर्स ये है, तो इसको मैंने 1 भी तो करना है। इसी तरह हर पॉइंट की कोई ना कोई डेंसिटी फंक्शन होगा, इसका भी कुछ होगा। फॉर एग्जांपल ये से ऑब्वियसली ये पॉइंट इससे ऊपर होगा, तो ये पॉइंट इस तरह से होगा, इसी तरह से ये पॉइंट इस तरह से होगा। ये सारे के सारे डिफरेंट ग्राफ्स हैं, सेपरेट सेपरेट। इन सारों को हम वन बाय वन, हर एक को वन के तौर पे जो है वो ट्रीट करते हैं, तो फिर मेरे पास इसका मतलब है कि बहुत सारे वाई के ऊपर ग्राफ बन जाते हैं, कि ये ग्राफ है, एक उससे ऊपर ग्राफ है, फिर उससे ऊपर ग्राफ है, फिर उससे ऊपर ग्राफ है, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। ये एक्चुअली हमारा वो उसी तरह से कॉन्टूर प्लॉट बन रहा है जो कि बनना चाहिए। अब इसके अंदर ये सारी कर्व जो हैं, ये रिप्रेजेंट की जाती हैं एक फॉर्मूला से जिसको कहते हैं गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक है, उसके ऊपर बेस करती हैं कि हर चीज जो है वो अपने सेंटर पे मैक्सिमम जो है वो होगी। तो अगर गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन को किसी जगह देखें तो इस तरह का एक ग्राफ बना होता है, इसमें इस चीज को जो है वो म्यू कहते हैं, और यहां से इस चीज को जो है वो सिग्मा कहते हैं। और इसका एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ये था कि अगर आप किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट के ऊपर, अगर आपके पास कुछ एक्स, ये ऑब्वियसली ये एक्स है, अगर कुछ पॉइंट हैं, तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, 2 पाई सिग्मा
ई रेज की पावर या एक्सपोनेंट माइनस एक्स माइनस म्यू का स्केयर ओवर 2 सिग्मा, ये चीज है। इसको आप किसी भी जगह से नेट से देख सकते हैं। चलिए मैं नेट को शेयर कर लेता हूँ इसके अंदर, शेयर। तो ये चीज नजर आ रही है आपको? यस सर। ओके, कि ये डिफरेंट फॉर्मूलाज लिखे हैं कि इसके अंदर मीन म्यू होता है, सिग्मा होता है, इसका फॉर्मूला क्या चीज है, ये सारा कुछ जो है वो गिवन है। इस तरह हर चीज का एक एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये नॉर्मली तो डेटा को देख के हम मॉडल को क्रिएट करते हैं, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है ये रिग्रेशन के अंदर, ये गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो है वो बेस करता है। इस गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये किस तरह से बनता है। अब मैं उसकी तरफ आता हूं कि जहां पे हमारी रिग्रेशन शुरू होती है। हमारे पास रिग्रेशन कुछ इस तरह से, ये रिग्रेशन के हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं और उसके अंदर हमने एक जो है वो लाइन ड्रॉ की है कि ये लाइन इस डेटा को रिप्रेजेंट करती है। तो एक साइड पे हमारे पास एक्स एक्सिस है और दूसरी साइड पे हमारे पास वाई एक्सिस है। इस ग्राफ को हम ये कह सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि y is normally distributed with noise, with some noise। यानी कि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि y is equal to थीटा x प्लस e। इसी तरह से ही है ना कि x की वैल्यू दी हुई है और एक थीटा गिवन है और प्लस कुछ एरर है। क्योंकि अगर बिल्कुल एरर ना होती तो सारे जो पॉइंट हैं वो किसी ना किसी लाइन के ऊपर ही होते, लाइन से हट के ना होते। व्हाट द पॉइंट? ये फॉर्मूला यही है इसको ड्रॉ करने का। ये लाइन जो है स्लोप है और ये थीटा को रिप्रेजेंट करती है। एक्स हमारे पास गिवन है, हमने इन पॉइंट्स को, ये लाइन ये ड्रॉ कर दी है कि ये कुछ एरर के साथ ड्रॉ हुए हुए। ये एरर क्या चीज है? ये दुनिया में बेशुमार फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये एरर आ रही है। अननोन फैक्टर्स हैं, मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। क्योंकि अगर हम इसको जानते होते तो हम इसको जरूर अपने मॉडल के अंदर कहीं ना कहीं कैटर कर लेते और उसके बाद फिर कोई भी एरर ना रहती। ये कुछ अननोन फैक्टर्स हैं कि जब भी हम किसी भी हाउसिंग प्राइस का एस्टिमेट करेंगे तो देयर इज सम वेरिएशंस कि हम उस घर को कहेंगे कि ये 1.25 करोड़ का है तो हो सकता है वो 1.30 करोड़ का हो। देयर आर सम फैक्टर्स, मैनी फैक्टर्स। मार्केट ऊपर चली गई है, इवन के मौसम अच्छा हो, जो इवन के दरमियाने महीने का मौसम होता है तो नॉर्मली प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ जाती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सर्दी हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो तो लोग बाहर कम निकलते हैं और निकलते हैं तो इसकी वजह से ये जो है
तो लोग कम निकलते हैं और प्राइसेस डाउन हो जाती है। इस तरह कोई भी फैक्टर हो सकता है जो कि इसके ऊपर जो है वो इफेक्ट डाल रहा है। दैट्स व्हाई दीज पॉइंट्स आर नॉट ऑन लाइन। ओके, तो हम किसी भी पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि x इज इक्वल टू लेट्स से 8.7, इसके ऊपर हम y को कैलकुलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इन एक्चुअल हमारा 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 पॉइंट ये था, हम चाहते थे कि पॉइंट यहाँ हो, और ये चीज क्या है, ये चीज एरर है। इन एक्चुअल में ये एरर है। अगर हम इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूं तो इस लाइन के ऊपर बनना क्या था, x इज इक्वल टू अगर 8.7 है तो ये लाइन कुछ इस तरह से होनी थी, इस तरह से ये पॉइंट पे जाके ये मैक्सिमम है। ये पॉइंट क्योंकि यहाँ पे है तो दिस इज, ये इतना मीन से, ये एक्चुअली ये हमारा म्यू है जो मैक्सिमम मार्जिनल ये बनता है। ये जो इतनी चीज है, ये वाली चीज, ये पॉइंट ये था, ये है, सपोज पॉइंट यहाँ पे था, तो ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, ये हमारा एक्चुअल में ये एरर है, ये एरर को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई हम किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम ये निकालना चाहें कि एरर क्या है, तो दैट्स इक्वल टू वाई। सपोज हम किसी एक पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल हमने 8.7 लिया था, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास थीटा ट्रांसपोज एक्स, यही फॉर्मूला था हमारा, ये भी एक्स आई के साथ आ गया, कोई भी ट्रेनिंग सेट है, प्लस ई आई, इसकी एरर ही है, इसको हम कहते हैं गाशियन एरर। हर पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई एरर तो निकलनी है। पहले हम इसको सिग्मा जी, कह हेलो, रहे थे, वो टोटल ट्रेनिंग सेट के ऊपर हम तो उसका सिग्मा से नहीं नोट कर रहे थे पहले। किसके साथ, हाँ, एक्चुअली ये गाशियन एरर है। अगर मैं इसका पूरा फॉर्मूला बनाऊं कि एक्चुअली में इसमें थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करता हूं तो फिर आपको अंदाजा होगा कि ये क्या है। हमारे पास जो गाशियन एरर है उसका जो फॉर्मूला है वो ये था, ये पीछे जो हमने किया था, इसको आई कह लें साथ, ये आई से डोनेट होता है, तो ये 2 पाई सिग्मा ई रेज की पावर, अब यहां पे मैं लिख सकता हूँ माइनस ई, ये भी आई के साथ है, और ये 2 सिग्मा स्क्वायर, ये चीज है एरर कैलकुलेट करने का। सिग्मा का एक्चुअली फॉर्मूला है जिसके थ्रू इसकी कोई वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होती है, लेकिन एरर कैलकुलेट करने का टोटल जो फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ ना, जो पीछे हमने वो वोल्फ्राम अल्फा से मैंने निकाला था, वो ये 2 पाई सिग्मा। सिग्मा तो एक्चुअली उसी तरह जिस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो उसी तरह एक्चुअली मेरा ख्याल स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये देख लें आप थोड़ा सा, लेकिन ये निकाला जाता है। लेकिन ये एक्चुअल में इसका जो निकालने का फॉर्मूला है, ये इस जगह पे कि आप सेंटर से कितना है डेविएट, वो ये वाला है, ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास, क्योंकि हमने सिर्फ नॉइस को कैलकुलेट करना है, बाकी हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी डिटर्मिनिस्टिक्स हैं। डिटर्मिनिस्टिक मीन के हमारे पास थीटा गिवन है, हमारे पास एक्स गिवन है ट्रेनिंग सेट के अंदर, ये ट्रेनिंग डेटा ही है ना, और हमारे पास वाई गिवन है, सारी चीजें गिवन है। सिर्फ एक एरर एक ऐसी चीज है जो कि अननोन है, जो कि गिवन नहीं है, और उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को हम निकालना चाहते हैं, ये क्या है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है इस फॉर्मूला के अंदर। अगर सारी चीजें गिवन हैं, सारी चीजें गिवन हैं, तो इस फॉर्मूला को
फिर प्रोबेबिलिटी नहीं कहते। अगर ये चीज भी गिवन है, ये चीज भी गिवन है, ये चीज भी गिवन है, सिर्फ एक ही चीज नहीं गिवन है, तो फिर इस फॉर्मूला को जो है वो नहीं कहते, बल्कि इसको लाइकलीहुड कहना शुरू कर देते हैं प्रोबेबिलिटी की टर्म में। कि अगर इतनी चीजें गिवन हो तो फिर हम इसको प्रोबेबिलिटी नहीं कहेंगे बल्कि लाइकलीहुड कहेंगे। अब लाइकलीहुड, एक सेकंड, ये स्लाइड नजर आ रही है? जी सर। ओके, इस स्लाइड्स को अगर देखें तो ये वही फॉर्मूला है। यहाँ पे सिर्फ जो मैंने ये लिखा हुआ था, ये नीचे देखें मैंने ई लिखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज मैंने ई लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने ई की वैल्यू पुट कर दी, वाई आई, ये ठीक है, ये ई एक्चुअली ये मैंने इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दी है। सिंपल आप यहां पे देखें तो इस चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि वैल्यू ऑफ y गिवन x पैरामीटराइज बाय थीटा। कि पैरामीटराइज इस चीज को इस तरह से पढ़ते हैं कि वैल्यू ऑफ y गिवन x, कि x आपको गिवन है और y की वैल्यू कैलकुलेट हमने की और ऑन द बेसिस ऑफ सम पैरामीटर्स, और वो थीटा है। कि वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x पैरामीटराइज बाय थीटा। अब अगर उस पिछले ग्राफ को देखें तो उसमें हमारे पास y भी गिवन है, x भी गिवन है और थीटा भी गिवन है। हमारे पास अगर नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ एरर का नहीं पता। तो अगर ये सारी चीजें हों किसी फॉर्मूला के अंदर पहले से गिवन हो तो हम उसको प्रोबेबिलिटी नहीं कहते बल्कि लाइकलीहुड कहना शुरू कर देते हैं। तो लाइकलीहुड को लिखने का तरीका फिर ये है, ये लिखना है नीचे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया और साथ में थीटा दे दिया। थीटा मीन इट इज ए पैरामीटराइज्ड बाय थीटा। इसको इस तरह से भी लिखते हैं कैपिटल एल थीटा सेमीकोलन एक्स कॉमा वाई वेक्टर इज इक्वल टू, या इसको इस तरह से लिखते हैं वाई वेक्टर गिवन एक्स इज एज थीटा। ये तीनों तरीकों से आप इसको लिख सकते हैं। ये तीनों तरीके कहीं ना कहीं जो है वो लिखे होंगे। तो हम इसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी कह लें या इसको अब आपने जो है वो लाइकलीहुड कहना शुरू कर दिया, तो हम इसका लाइकलीहुड हर पॉइंट में निकाल लेंगे। जिस तरह 8.7 के ऊपर निकाला था, 7 के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर हम निकाल लेंगे। जब हम हर पॉइंट के ऊपर निकालेंगे तो इसका मतलब है कि ये एक्चुअली में है तो प्रोबेबिलिटी, तो हम कहते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी एंड इसकी प्रोबेबिलिटी एंड इसकी प्रोबेबिलिटी। तो जब भी कहीं पे एंड आएगा तो इट मींस इट इज ए जॉइंट प्रोबेबिलिटी, और जॉइंट प्रोबेबिलिटी का मतलब है आप प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने सबकी सारे ट्रेनिंग सेट के लिए नहीं है, तो मैंने ये लिखा इज इक्वल टू 1 टू m डेटा सेट है और साथ ये वाला दे दिए। ये एक्चुअली में वो ऊपर वाला फॉर्मूला ही। तो अब हम हर पॉइंट के ऊपर करेंगे और इनका जो है वो सम करेंगे, लेकिन ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी में आप क्या करेंगे कि हर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और दूसरे के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह हम वो पहले रेड और ब्लू बॉल की निकालते रहे हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, वो आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो आ जाएगी 0.001, फिर आप दूसरे की निकालेंगे, हो सकता है उसकी आ जाए 0.00003, एक और की निकालेंगे, तो आप इन सब को मल्टीप्लाई करें तो आखिर में फिर आपके पास जीरो ही आ जाए, क्योंकि वो नंबर इतने फ्रैक्शनल में चले जाते हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। तो उसका तरीका ये है कि उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें, इसका लॉग ले लें, इस सारे का लॉग ले लें। इसका एक तरीका ये है इसको कैलकुलेट करने का कि इसका लॉग ले लें। तो हमने क्या किया, लॉग लिया, तो हमने लॉग एल ऑफ थीटा किया ये वाला, और इसको फिर रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया स्मॉल एल के साथ, यानी कि लॉग लेने के बाद इसकी वैल्यू ये बन गई। लॉग लेने का मतलब ये है कि इसके अंदर एल ऑफ थीटा की वही फॉर्मूला पुट करें तो ये बनता है
ये वाला फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूला को अगर आप खोलें तो ये फॉर्मूला नीचे वाला ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। ओके, इसका लॉग लेने का तरीका ये होता है कि आप फिर यानी कि इसको आप इस तरह से कर लें, मैं थोड़ा सा लिखता हूँ कि अगर आप किसी चीज को लॉग लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल दो चीजें हैं, लॉग ए डॉट बी, तो दैट इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के तहत फिर यहाँ पे आ जाएगा समेशन कि आप सबको जमा कर लें, तो ये फॉर्मूला आगे वैसे का वैसा ही है। ठीक है, सिंपल। इसके बाद कुछ और फर्क पड़ा कि इन्होंने क्या किया कि समेशन को खत्म करना हो तो आप उसको m के साथ मल्टीप्लाई कर दें। लॉग ये वैल्यू वो वैसी की वैसे ही है, ये आपका 2 भी कांस्टेंट है और सिग्मा स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आया, ये चीज निकल आई, और ये सिग्मा जो है वो फिर इसके साथ भी लगेगा अंदर, तो ये सिग्मा इसके साथ समेशन लग गया, यहाँ पे आ गया ये वाला, ये समेशन इसके साथ भी है। ये चीज जो है इसका भी लॉग लिया जाना था। अगर किसी चीज का लॉग लें, फॉर एग्जांपल के वो इस तरह से था कि लॉग ऑफ सपोज ई ए अगर लेते हैं तो ई और लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये ए ही रह जाता है। इसका भी क्योंकि लॉग लिया जाना था तो इस वजह से ये समेशन डाला और इस सब को जो है वो सम कर लिया, और ये EXP जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि लॉग तो सारा को लेना था, तो इसका भी लिया, इसका भी लिया, सबका लिया, तो ये समेशन जो है ये सारी चीजें बाहर निकल गई, ये वाली चीजें बाहर निकल गई, और समेशन जो है वो हम अंदर ले गए, क्योंकि ये चीजें लाइकली टू बी कांस्टेंट थी, ये सारी चीजें कांस्टेंट थी। अगर हम कांस्टेंट का पोर्शन ड्रॉप कर दें तो किसी फॉर्मूला के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि अगर एक्स को जितने के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये अगर रिलेटिव टर्म है, कांस्टेंट को हम डिलीट कर सकते हैं, तो ये अगर डिलीट करते हैं तो ये सारी चीज जो है वो डिलीट हो जाती है, ये वाली ये सारी चीज इतनी जो है वो खत्म हो जाएगी। ये चीज कांस्टेंट थी, इस वजह से इसका समेशन खत्म किया जा सकता है अगर इसको m के साथ मल्टीप्लाई करें। ये वाली सारी चीज इस फॉर्मूला के अंदर जितने कांस्टेंट थे, फॉर एग्जांपल इसके अंदर log 1/2 पाई सिग्मा ये कांस्टेंट था, 1/2 कांस्टेंट था, 1 सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट था, ये सारी चीजें जो हैं वो बाहर निकाल, ये सारी चीजें जो है वो बाहर निकाल, और ये सारी की सारी कांस्टेंट है क्योंकि बाहर समेशन था, तो हमने समेशन खत्म करके इसके साथ m के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया कि अगर फॉर एग्जांपल 100 ट्रेनिंग सेट है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा निकल आएगा। सिर्फ बाकी बात रह गई इसकी, इसके साथ हमने ये समेशन लगा लिया और इसका एक्सपोनेंट जो है वो खत्म हो गया ड्यू टू लॉग, तो बाकी फॉर्मूला हमारे पास ये रह जाता है। ओके, इसके बाहर है माइनस, मैं माइनस यहाँ पे लगा देता हूँ फिलहाल, यहाँ पे माइनस। अब हमें ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी चाहिए इसके साथ, क्योंकि मैक्सिमम जो है मैक्सिमम के ऊपर इतना लिटरेचर नहीं है, तो अगर इसका ये माइनस खत्म कर दिया जाए तो ये मिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम इसको इस फॉर्मूले को हमने देखा था कि हम कॉस्ट फंक्शन के अंदर इसी को ही मिनिमम करते हैं। गॉट द पॉइंट कि ये फॉर्मूला कैसे बना। सारे छोड़ के तो नहीं चले गए, बैठा भी है जी सर। ओके, पता ही नहीं चलता कि कोई है भी, ये वैसे ही बोलता रहता गुम हो जाते ना बस।
तो ये इसकी प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है कि ये फॉर्मूला कहां से इन्वेंट हुआ, कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था, उसको प्लॉट करते थे हर पॉइंट के ऊपर, उसको हर पॉइंट के ऊपर उसका जो है वो गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम उसकी एरर कैलकुलेट करते हैं। उस प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंदर, ट्रेनिंग सेट के अंदर हर चीज गिवन है, थीटा गिवन है और हमारे पास एक्स गिवन है, वाई गिवन है, सिर्फ एक एरर रह जाती है। तो एरर की वजह से हमने उसको फिर गाशियन एरर के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया। गाशियन एरर हर पॉइंट पे कैलकुलेट करनी थी, फिर हमने उसको 1 से लेकर m तक सारे का निकाला। फिर वो मल्टीप्लाई होने की वजह से वो सारी जीरो में कन्वर्ट हो जानी थी, तो हमने उसको फिर लॉग में कन्वर्ट कर लिया कि वो जीरो में कन्वर्ट ना हो। फिर उस फंक्शन का मैक्सिमम निकालना था, लेकिन उसके साथ माइनस भी लगा हुआ। अगर हम उसका माइनस हटा दें तो वो मिनिमम में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमारे पास एक ये मॉडल था जिसको हम यूज कर रहे हैं। हमने पहले इसको यूज करना सीखा, फिर हमने ये देखा कि ये प्रोबेबिलिटी में कहां से आया। ओके, ये प्रोबेबिलिटी में कहां से आया। इसी तरह से जितने भी फंक्शन हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, चाहे वो स्पोर्ट वेक्टर मशीन का अगर कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, उसकी प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। ओके, इसमें अब मशीन लर्निंग में 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो गए। एक वो बंदा जो इस चीज को भी नहीं जानता कि ये कैसे आया है, वो मैटलैब के डिफरेंट फंक्शंस यूज करता है और न्यूरल नेटवर्क को यूज कर लेता है कि अच्छा इनर लेयर्स इतनी बनानी है, ये इतना करना है, ये इतना करना है, और फिर आते हैं। दूसरा ये है कि कोई पर्सन ये जानता है मशीन लर्निंग के अंदर कि अच्छा ये हिडन लेयर्स किस तरह से वर्क करती हैं, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन किस तरह से कैलकुलेट हो जाती है और बैकवर्ड प्रोपोगेशन किस तरह से आती है वापस और फिर दोबारा से इन होती है। तीसरा ये है कि इनके अंदर जो फॉर्मूला लगा हुआ है, वो चाहे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का है या लीनियर रिग्रेशन का है, वो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी की बेस पे किस तरह से इन्वेंट हुआ, ये एक तीसरी चीज है। तो फुल मशीन लर्निंग उस बंदे को ही आती होगी जिसको ये तीनों चीजें आती हैं कि प्रोबेबिलिटी से किस तरह से इन्वेंट हुआ, मशीन लर्निंग में किस तरह से काम करता है ये, और उसके बाद हम मैटलैब के डिफरेंट फंक्शंस को यूज करते हुए इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज अ फुल मशीन लर्निंग इन एक्चुअल। लेकिन बाज लोग न्यूरल नेटवर्क्स को सिंपल चला लेते हैं और कहते हैं जी न्यूरल नेटवर्क हमें आता है। उन्हें फॉरवर्ड और फीडवर्ड बैकवर्ड प्रोपोगेशन का नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल उसका पता होता है तो पूरे उसके बाद उनको ये नहीं पता होता कि ये थीटा ट्रांसपोज एक्स वाई माइनस में से क्यों करते हैं या इसका लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस तरह से आता है, तो वो नहीं पता होता। इन तीनों चीजों में से अगर नहीं पता तो इट मीन्स कि हम कुछ ना कुछ वहां पे कुछ छोड़ रहे हैं। ओके, और ये गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करता है। गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाती है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमेशा सेंट्रल लिमिट थ्योरम के ऊपर बेस करती है कि चीजें अपने सेंटर के इर्द गिर्द ही कहीं पे घूम रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक थोड़ी सी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ये मैंने एक ग्राफ दिया, इस ग्राफ के ऊपर मेरे पास एक लाइन है। ओके, ये लाइन इस डेटा को जो रिप्रेजेंट करती है ये ग्रीन लाइन है। लेकिन किसी वजह से मेरे पास एक डेटा आ गया, ये वाला डेटा आ गया। ये डेटा यहाँ आना नहीं चाहिए था, ये डेटा बहुत ही फॉर अवे है। ये सबसे पहले मेरे पास ये था कि ये इस लाइन को थोड़ा सा खींच देगा। अगर मैं इस पॉइंट को कहते हैं आउटलायर्स, जो अब ये एरर डेटा भी हो सकता है या कोई भी डेटा हो सकता है किसी वजह से कि एक बंदे का कद जो है वो 11 फुट निकला है, दैट इज आउटलायर।
तो अगर एक आउटलायर होता है तो ये आपकी जो रिग्रेशन लाइंस है इसको चेंज कर देगा। ये रिग्रेशन लाइंस ये रेड लाइन बन जाएगी। ओके, ये रेड लाइन बन जाएगी। लेकिन रेड लाइन आपके डेटा को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर ये ग्रीन लाइन है तो ग्रीन लाइन के ऊपर आपकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस पॉइंट के ऊपर कुछ इस तरह से है। ये पॉइंट इस पॉइंट पे है तो मैं इसको ड्रॉ करूं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से आनी थी कि इस तरह से कुछ नीचे जानी है, यानी कि ये पॉइंट मैक्सिमम होना था, ये मैक्सिमम दरमियान में कहना है। अब ये जाता जाता बहुत दूर तक चला गया है और यहाँ पे आप समझें कि इसका इम्पैक्ट जो है वो 0 आना शुरू हो गया ये। लेकिन अगर हम इसके ऊपर इसको ड्रॉ करें, इसके इम्पैक्ट को शामिल करें तो हमारी नॉर्मल कर्व फिर कुछ चेंज हो जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी। अगर नॉर्मल कर्व यहाँ पे सेंटर हम यहाँ पे रखते हैं, इस पॉइंट को कैटर करते हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये लाइन जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करती। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो डेटा है ये गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन में सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि हमारा जो बेसिक बिलीफ है वो ये है कि चीजें अपने सेंटर के रिलेटेड ही हैं। जो जो सेंटर से दूर होते जाती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती जाती है। इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी, लेकिन अगर इसकी मैं प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करूं तो मेरा पॉइंट फिर ये बन जाएगा। तो इसी वजह से जब आप डेटा साइंस के अंदर करते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाई जाती है कि ये गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एक्चुअली उनकी बेस के ऊपर फिर आप डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर इस तरह की है तो इस पे गाशियन या इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन वाला मॉडल नहीं चल सकता क्योंकि इस डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन ही किसी और तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि इसका इम्पैक्ट 0 है लेकिन आप इसका इम्पैक्ट 0 भी नहीं छोड़ सकते। तो वहां पे एक और तरीका है कि आप किसी का इम्पैक्ट अगर 0 ना छोड़ें बल्कि इस तरह की एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि जिसमें चीजें 0 नहीं होती बल्कि 0 से कुछ और होती है। क्योंकि अगर आप इसको 0 करते हैं तो प्रोबेबिलिटी इसकी 0 होने की वजह से ये सारी प्रोबेबिलिटी को 0 भी कर सकता है। तो कुछ प्रोबेबिलिटीज इस तरह से भी चलती हैं कि इसको 0 नहीं होने दिया जाता बल्कि कुछ लिमिट तक इसको रखा जाता है कि अगर एक पॉइंट बहुत दूर भी है तो फिर भी उसकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे 0.005 ही हो, 0.0001 हो। तो इस तरह की भी कर्व होती है। पहले तो हमारी कर्व इस तरह से थी ना कि पहले ये 0 पे आ गई थी, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर 0 पे आना शुरू हुई कि सर्टेन पॉइंट के बाद फिर इसकी प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट 0 आना शुरू हो गया। तो अगर इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसमें कोई चीज 0 कभी ना हो तो ये मेरा ख्याल होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर आप आउटलाइर्स को भी हैंडल करना चाहते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत कम डालना चाहते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाए लेकिन 0 ना हो और आप उसको शामिल भी करना चाहते हैं तो आप फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं करेंगे। उसका फॉर्मूला कुछ और होगा, वो फिर वो नहीं होगा जो y माइनस थीटा ट्रांसपोज x होता है, वो नहीं होगा बल्कि कुछ और होगा। तो ये डिपेंड करता है कि तो ऐसी रिग्रेशन को आप लीनियर रिग्रेशन की बजाय रोबस्ट रिग्रेशन कहते हैं जो कि आउटलायर्स को भी डील कर रही होती है। तो इन एक्चुअल बिहाइंड द सीन प्रोबेबिलिटी जो है वो कोई ना कोई उसके पीछे प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है वो काम कर रही है। जी कोई क्वेश्चन? हेलो, यस सर। ये कुछ आज का ज्ञान था जो कि हो सकता है बोर भी हो। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी लीनियर रिग्रेशन की है। इसको जो पहले मैंने इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी दिया था वो शायद इनडायरेक्टली
बेस थ्योरम की और इसकी वजह से दिया है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, मार्जिनल क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, रिवर्सिंग कंडीशंस क्या हैं कि अगर एक गिवन है तो दूसरी गिवन निकाली जा सकती है फॉर द फ्यूचर प्रेडिक्शंस। तो टोटल ये है। हमारा सिलेबस कितना है? सिलेबस बहुत है, अभी अभी तो शुरू हुआ है। आप लोगों ने मुझे एक टर्म पेपर जमा कराना था, आपने टॉपिक भी नहीं जमा कराया, और अभी तक आप लोगों ने मेरा ख्याल अपने अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस भी नहीं किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स का मैं ही सुपरवाइजर हूँ इस ग्रुप के अंदर, और आपने मुझसे डिस्कस नहीं किया, तो इसका मतलब आपने डिस्कस ही नहीं किया किसी के साथ। सर आपकी रिहाइश कहाँ पे है? मेरी रहायश दोजख में है। मैं सर अभी तो डिस्कस आवाज कट गई बेटा, आवाज कट गई है। सर हमारे जो एग्जाम्स हैं वो तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक तक मैंने सुना है कि सिर्फ हमारे क्लास नेक्स्ट फिर वीक के उसके बाद बाद है, हमारे एग्जाम। नेक्स्ट वीक के बाद है, उसके अंदर 3 लेक्चर है। अभी 3 लेक्चर तो पढ़े हैं, एक इसी वीक का पढ़ा है, 2 अगले वीक के पढ़े हैं, तो उतनी हम करती जाएंगे मशीन लर्निंग। लेकिन अलॉन्ग विद दैट आपको एक टर्म पेपर जमा कराना है। आप अलहदा सेशन रख के मुझे साथ डिस्कस करें, जो मेरे स्टूडेंट हैं। सर फिर आप ना खुद ही बता दें कि आप कब कब फ्री होते हैं, कब आपसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई आप टाइम बता दें मुझे, मैं ऑनलाइन हो जाऊंगा, बेशक सारे ही हो जाए। कुछ हम एरियाज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि आप सिमेंटिक वेब, नॉलेज ग्राफ और मशीन लर्निंग का के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखें जिनमें जिनमें कम्बिनेशन में ये चीज यूज हुई हुई। उसके 2 ही तरीके होते हैं, आप पेपर निकालते हैं डिफरेंट, उनको पढ़ते हैं। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर कुछ रिसर्च ग्रुप काम कर रहे होते हैं, कुछ फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं। फंडेड प्रोजेक्ट मीन के कोई उनको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंड कर रही होती है, और वो उसके ऊपर बैठ के कुछ बना रहे होते हैं, और वो इन चीजों से रिलेटेड होंगे। तो वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि अच्छा इस वक्त दुनिया में क्या क्या काम हो रहा है इन चीजों से रिलेटेड। मशीन लर्निंग तो उस वक्त की याद है ऑलमोस्ट जब से कंप्यूटर याद है, बल्कि उससे पहले भी मैथमेटिक्स में ये प्रोबेबिलिटी में सारे काम होते हैं, लेकिन लोगों ने इसको डिफरेंट काम के लिए यूज किया और बेशुमार पेपर जो है वो पब्लिश किए। लेकिन अब आपने अपने एमएस के अंदर कुछ ऐसा यूनिक आइडिया देना है कि ये काम पहले नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, आपने अगर सिमेंटिक वेब पढ़ा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग इस वक्त अगर आप देखें तो ये टोटली डेटा के ऊपर बेस कर रही है। तो आप उसको ट्रेनिंग डेटा देते हैं और उसके ऊपर वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर रही है, एंड देयर इज नो नॉलेज कंक्लूजन्स, डिडक्शन नहीं है इसके अंदर। ये नॉलेज रिड्यूस नहीं कर सकती अपने बेसिस के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ सम फार्मूलाज। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ चीजें हिस्टोरिकल डेटा से ली जाए और कुछ डिड्यूस की जाए नॉलेज के साथ, सिमेंटिक वेब में कोई एंडोलॉजी बना के उसके अंदर कुछ रूल्स रख के वहां से कुछ, और दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई कोई मॉडल बनाया जाए, कोई अडेप्टिव मॉडल बनाया जाए। सर तो हम इन डिस्कस करके ना ग्रुप में तो हाँ, थोड़ा सा आप इन चीजों को एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करने के बाद मुझसे डिस्कस करें। आपने अपने फाइनल पेपर के बाद चाहे कोई 8 दिन के बाद